नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों सीट पर आरजेडी का ही प्रत्याशी होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों ही सीटों से आरजेडी के ही प्रत्याशी होंगे। महागठबंधन की तरफ से दोनों ही सीट पर आरजेडी का प्रत्याशी होगा। गोपालगंज और मोकामा दोनों ही विधानसभा सीट से आरजेडी के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। गोपालगंज से आरजेडी नेता मोहन गुप्ता और मोकामा से नीलम देवी प्रत्याशी होंगी। आपको बता दें कि नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी है। 11 शाम या फिर 12 अक्टूबर को दोनों ही प्रत्याशियों को तेजस्वी यादव पार्टी का सिंबल देंगे। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनाव कोर कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बीजेपी सांसद सुशील मोदी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई नेता शामिल हुए। बैठक में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली में कल आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और बैठक में भाग लेने को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में कल आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। बैठक में भाग लेने के लिए तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, लेकिन बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के दिल्ली नहीं पहुंचने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जगदानंद सिंह की नाराजगी को लेकर सवाल के बहाने तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोला, साथ ही गोलमोल जवाब दिया है। बहुत बड़ी नाराजगी है, प्रदेश अध्यक्ष नाराज है, आरजेडी में टूट होने वाली है। बीजेपी का आरोप है सुशील मोदी का। और ये लोग कुछ सकारात्मक बात कर सकता है क्या? मुद्दे पे बात कर सकता है क्या? मेरे घर में क्या चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टेड लोग हैं, लेकिन आप बताइए ना, सरकार तो बेखूबी ढंग से चल रही है, लेकिन वो भी नहीं। यहाँ ना मुद्दे पे बात करना है, रोज पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे कहाँ बात कर रहे हैं? कोई कमी मिल नहीं रहा, क्योंकि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, या यूं कहें कि नीतीश कुमार ने जब से पाला बदला है, तब से सियासत पूरी तरह से गर्म है। आज नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर करारा प्रहार किया। पिछले दिनों पीके ने नीतीश कुमार को लेकर कई राज खोले थे, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने उससे बड़ा रहस्य खोल दिया। क्या कांग्रेस में जेडीयू का विलय चाहते थे प्रशांत किशोर? हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे बहुत पहले। किसकी मर्जी से मिले थे प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार? अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी क्या बीजेपी के लिए काम करते हैं पीके? ये उसी का काम ही कर रहा है अभी तक। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा पर हैं। पीके 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर आगे की सियासी दिशा तय करेंगे। हाल ही में प्रशांत किशोर ने एक बड़ा राज खोलते हुए कहा था कि 2014 में नीतीश कुमार ने मदद के लिए उनसे गुहार लगाई थी, जिस पर अब नीतीश ने ये कहते हुए बड़ा धमाका किया है कि 4 साल पहले पीके कांग्रेस में जेडीयू के विलय का प्लान लेकर आए थे। 2014 में चुनाव हार गया था, दिल्ली आया मेरे पास पूछने के लिए, चलिए हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बना के सरकार जिताने में हम लोगों ने कंधा लगाया। अब बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है। हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के भला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे बहुत पहले। आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। 13 सितंबर यानी 3 हफ्ते पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई थी। पहले तो मुलाकात की खबरों पर सस्पेंस बना रहा, लेकिन बाद में प्रशांत किशोर ने खुलासा किया कि नीतीश कुमार ने उन्हें बंगले पर बुलाया था। लेकिन अब नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया नहीं था, बल्कि वो खुद आए थे। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से
घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है। अभी हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ कहेंगे। इन सब के अलावे नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बीजेपी के लिए काम करने का सीधा सीधा आरोप लगाया है। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। सवाल है कि क्या संभावनाओं के बिसात पर सियासत की गोटियां बिछाई जा रही थी। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण और मोतिहारी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे प्रशांत किशोर ने अब केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 26 सांसद देने वाले गुजरात को बुलेट ट्रेन और एनडीए को 39 सीटें देने वाले बिहार को पैसेंजर ट्रेन के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता है। जन सुराज यात्रा के दौरान पश्चिम चंपारण के मैनाटाड़ में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया। 40 गो तो जो 26 एमपी भेजा है वो बुलेट ट्रेन पर चलेगा, और जो 39 एमपी जिता कर भेजा है हम लोग को पैसेंजरों नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं बताइए। 6 करोड़ का राज्य गुजरात, और वही लोग को सब मिलेगा। 13 करोड़ का राज्य बिहार भिखारी बने हुए हैं। हम लोग के लड़कों को यहाँ से काम करने के लिए गुजरात जाना पड़ता है। आप में से कई लोग ऐसे परिवार होंगे जिसके लड़के गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, कश्मीर में काम कर रहे हैं ना। जन सुराज पद यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण के मैनाटाड़ प्रखंड के डमरापुर गांव से की। इस दौरान उन्होंने 101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी बाबूराम जी का आशीर्वाद लिया और स्थानीय लोगों के साथ बिरंची बाजार की तरफ बढ़े और स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें जन सुराज की सोच के बारे में विस्तार से बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही जन सुराज पद यात्रा कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी गठन के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता साथ खड़ी है, जनता को तय करना है, सब मिलकर तय करेंगे कि पार्टी बनानी है तो बन जाएगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही काम कर रहा हूं जो आपके सामने है। समाज से जो लोग चुनकर आ रहे हैं, समाज जिनको बता रहा है कि भैया ये आदमी अच्छे हैं, इनको आगे बढ़ाइए, उनके पीछे ही अपनी बुद्धि, शक्ति, ताकत, पैसा लगाकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सर ये फाइनल है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी आपकी? भैया आप देख लीजिए, जनता साथ में खड़ी है, जनता को तय करना है, सब मिलकर तय करेंगे कि पार्टी बननी है तो बन जाएगी। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को लड़का कहकर संबोधित किया। साथ ही इसका भी खुलासा किया कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनने के लिए उनके पिता शकुनी चौधरी के पैर पकड़े थे। कुछ लड़के राजनीति में आया और जयप्रकाश के भी सिद्धांत को 2 साल भी नहीं माना और कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने 1977 में बिहार में सरकार बनाया, उनके विचारधारा पर भी एक लड़का उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो जिस लड़के ने अपने जीवन काल में, अब तो बूढ़े हो गए होंगे, स्वाभाविक है, वो लड़का 7 बार पार्टी बदल चुका, 7 बार पार्टी बदलने वाला नेता या वो लड़का कि बिहार की राजनीति में आज कितने गठबंधन, कितने की राजनीतिक हत्या उस व्यक्ति ने की होगी, ये आप सोच नहीं सकते। लेकिन मेरे पिताजी से वो 20 साल छोटे लड़के थे, इन्होंने गोड़ पकड़ा, पैर पकड़ा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए तभी हम पार्टी के अंदर आएंगे। और समता पार्टी में तब नीतीश कुमार आए जब उन्होंने ये कमिटमेंट कराया कि हमको मुख्यमंत्री बिहार का घोषित करना हो।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर पटना में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। पार्टी कार्यालय में बिहार और देश के कई बड़े नेता पहुंचे और रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि रामविलास पासवान का जाना दुखद है और उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी श्रद्धांजलि दी। कर्म से राजनीति में जो वो स्थान बनाए और हर गरीबों की आवाज़ बनकर गरीबों के प्रेरणा स्रोत बने, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुण्यतिथि पर हम सब लोग प्रेरणा प्राप्त करके उस राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान करें, सबका साथ सबका विकास के संकल्प को पूरा करें। वो सबों के मसीहा थे, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मुझको तो मैं निसहाय हो गया हूँ, लेकिन पूरे देश और खास कर बिहार की जनता को अफसोस है उनके प्रति कि उतने अच्छे नेता शायद भविष्य में सेकंड रामविलास पासवान पैदा नहीं होगा, और उनको प्यार से लोग सेकंड अम्बेडकर भी माना करते थे। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। ये द्वितीय पुण्यतिथि है, उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित किया हूँ हम लोग। और पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, बिहटा में महिला से गैंगरेप हुआ है। हथियार के बल पर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिहटा थाने में मामला दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि पड़ोसी पवन यादव, अजय यादव, आकाश यादव सहित आधा दर्जन अपराधियों पर गैंगरेप का आरोप है। महिला के साथ मारपीट भी की गई है। बगहा में आदमखोर बाघ को मारने के बाद शव को गोवर्धना वन कार्यालय पहुंचाने के दौरान पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमला के दौरान एक एएसआई सहित कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। बगहा के एसपी किरण कुमार जाधव खुद ग्रामीणों के विरोध के बाद ट्रैक्टर पर सवार होकर लोगों से शांत रहने की अपील करते रहे। इसके बाद भी आक्रोशित ग्रामीणों ने कई पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के चंगुल से बाघ के शव को वन कार्यालय तक पहुंचाया गया। पुलिस हमला में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई में जुट गई है। पटना के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में रिक्शा पर बैठी मां और बेटी की मौत हो गई। घटना दनियामा बाजार छिलका पुल के पास की है, जब बेकाबू ट्रक ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा पर बैठी मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 5 साल की एक बच्ची गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दोनों लेडीज है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद बिहार की नदियां उफान पर है और कई जिलों में अब बाढ़ के हालात बन गए हैं। मुजफ्फरपुर के 3 प्रखंडों में भी स्थिति भयावह होती जा रही है। सरैया, साहेबगंज और पारू में नारायणी नदी में थोड़ा और पानी बढ़ा तो हालात बिगड़ सकते हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। नेपाल में लगातार हो रही बारिश और गंडक बराज से 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसके बाद बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। गोपालगंज या फिर अन्य जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में भी इसका असर देखा जा रहा है। अभी हम मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के रतनपुर डीही में हैं और यहाँ पर आप जो नारायणी गंडक है, यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का धार आप देखिए। जो पानी नेपाल की तरफ से पानी जो आ रही है, उस पानी की स्थिति देखिए किस तरीके से तेज रफ्तार में पानी आ रही है। और यहाँ पर स्थिति जो है, पूरा नदी जो है वह लबालब भर चुका है। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं जिधर से पानी आ रही है, और देख सकते कितनी ज्यादा जो है भयावह स्थिति हो चुकी है। ये मुजफ्फरपुर का सरैया है और सामने की तस्वीर आप नदी को उस पार देखेंगे वह सारण है। फिलहाल अभी आप मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए, देख सकते हैं किस तरीके से भयावह स्थिति नदियों की हो चुकी है। कई गांवों में भी पानी गया है। हालांकि अभी मुजफ्फरपुर कुछ मामलों में सेफ जरूर है इस कुछ हद तक, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं काफी भयावह स्थिति आप देखेंगे, पानी की धार। और इस माह में लगभग 30 वर्ष के बाद इतना भयंकर स्थिति आई है। पानी की स्थिति क्या? पानी की स्थिति बहुत भयावह है। यदि इससे ज्यादा होगा तो खतरा ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ जाएगा। यहाँ 2-3 गांव जो आसपास जो सटे हुए हैं,
वहाँ लमसम माने पानी चला गया हुआ है और धान जो है कि अब माने कटने का टाइम है और इस टाइम में अगर पानी जा रहा है तो फसल के लिए तो हानिकारक है। तो मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों में गंडक बराज का पानी आ चुका है और कुछ जिलों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।